खुशामदीद ख्वातीन हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज के इस पॉडकास्ट में बात करना चाहूँगा मोहतरम डॉक्टर सजाद सुबहान रतर साहब के साथ, क्योंकि सजाद सुबहान रतर जो हैं ये इन्होंने PhD की है हिस्ट्री में, और इनका जो रिसर्च एरिया जो था इट वाज मुगल पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर, स्टडीज़ ऑन पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री 1586 to 1707। तो बात करना चाहूँगा आज बारामूला के हवाले से, चूँकि बारामूला जो है सदियों से इट वाज कॉल्ड एज गेटवे ऑफ कश्मीर। और आज मैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये एक हिस्टोरियन हैं, इनके साथ इसी हवाले से बात करनी है कि जो ट्रेड रूट्स हुआ करते थे कश्मीर में। हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जिंदा दिल मंजूर के नाम की एक शायर के साथ, एक पोइट के साथ बात की थी मैंने, जो बारामूला जो कनेक्ट करता था इधर मुजफ्फराबाद के साथ, एक खवाया खादिनियार एक ट्रेड रूट हुआ करता था, और इस तरफ भी जो जालम वैली काट रोड जो है वाया दानाखन, तो उसी हवाले से बात करना चाहूँगी क्योंकि ये एक्सपर्टाइज रखते हैं। उनकी PhD भी खुशकिस्मती की बात है, आज इनके साथ मुलाकात के सिलसिले में आया था, और इनकी PhD जो है वो इसी टॉपिक पे ही इन्होंने थीसिस जो है सबमिट किया है ट्रेड रूट्स के हवाले से। सर, इस्तकबाल करना चाहूँगा आपको नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुरू से बताएं कि जो कि बारामूला के हवाले से बात करना चाहूँगा आपके साथ। बारामूला इट वाज कॉल्ड वंस एज द गेटवे ऑफ कश्मीर। तो बारामूला चूँकि जब बानिहाल पास बना तो उसकी वजह से बारामूला की जो अपनी जो एक पहचान थी वो ख़त्म हो गई। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ वगैरह सारा जो उसका निज़ाम जो है दरहम बरहम हो गया। उस हवाले से बताएं कि क्या कैसे देखते हैं आप बारामूला को? देखिए, हम जियोलॉजिकल पस मंज़र में इसको पहले स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि बारामूला का क़याम कैसे आया। जी जी। हमारे पास जो अर्लिस्ट सोर्स हैं, यानी जिसके ज़रिए हम हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, जो अर्लिस्ट सोर्स हमारे पास खासकर कश्मीर में, उसको हम नीलमत पुराना के नाम से जानते हैं। ओके, नीलमत पुराना, दैट इज कंसिडर्ड एज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम कश्मीर। दैट इज द अर्लिस्ट लिटरेरी वर्क। जी जी, दैट इज विद अस नाउ, दैट इज द नीलमत पुराना। वो अभी संस्कृत से इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेट अवेलेबल है। बिल्कुल। तो उसमें जो ओरिजिन ऑफ कश्मीर है, चाहे आप मिथिकल स्टडी कहें उससे, या कहीं ना कहीं हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी उसमें निकाल देते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा। माना जाता है कि जो ये पूरी कश्मीर थी, इट वाज एन वाटर बॉडी, एक सर था, ये सती सर। हाँ बिल्कुल। तो ये भी माना जाता है कि कश्यप ऋषि, जिसके नाम पर कश्मीर पड़ा है, कश्यप ऋषि ने यहाँ के जो लोग थे जिनको हम पिशाचीज़ और नागाज़ के नाम से जानते थे। पिशाचीज़ मतलब होता है फ्लश ईटर्स, और नागाज़ ये दो बड़ी कम्युनिटीज़ थी। इनकी मदद से बारामूला के जो खादिनियार का एरिया है वहाँ पर उन्होंने जो है इस पानी को जो है ड्रेन आउट किया। इन्हें पूरा कश्मीर पानी से भरा था, और बारामूला के पहाड़ को खोद कर या तोड़कर जो है पानी को ड्रेन आउट किया। ये इस कश्यप ऋषि ने किया है। कश्यप ऋषि, हाँ, विद द हेल्प ऑफ द नागास एंड पिशाचीज़। प्री हिस्टोरिक एरा जो इट इज अ जियोलॉजिकल है। ओके ओके, हाँ, जियोलॉजिकल। प्री हिस्टोरिक से पहले जो जियोलॉजिकल स्टडीज जो है। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह जब पानी बाहर निकला, सबसे पहले जो पानी से खाली एरिया हुआ उसको हम करेवा कहते हैं, कश्मीर पर वुडर। ओके, करेवा। तो करेवा मोस्टली जो एरिया वो आपको पीर पंजाल रेंज के उस साइड मिलेगा, जैसे शोपियान हुआ, बिजबिहारा, अनंतनाग। तो यहाँ इन एरियाज में देखोगे आप, या यहाँ से सोनमर्ग जैसे एरियाज हैं, तो पहले जो खाली हो गई ये करेवा, ठीक है। तो पहले जो आप देखोगे जो अर्लिस्ट सेटलमेंट्स थी, दे वर द अपर रीच, जो अपर रीच थे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इसमें आपको ये शोपियान बेल्ट मिलेगा, यहाँ से सोनमर्ग वगैरह, यहाँ से हरवन वगैरह। तो अर्लिस्ट सेटलमेंट जो है इन्हीं एरियाज पर थी। बारामूला अभी भी पानी में ही था, ठीक है। तो बारामूला का एवोल्यूशन, यानी इट बिकेम सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेट लेटर टाइम। ओके, जो एलिवेशंस थे, यानी जो करेवाज थे, वुडर थे, पहले ये हैबिटेशन के लिहाज से बने। तो बारामूला की हिस्ट्री हम लेटर पीरियड में देखते हैं एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो इसलिए ये भी माना जाता है कि बारामूला इज मोर सूटेबल फॉर राइस कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम तक पानी रहा है और अभी भी है। इसलिए यहाँ पर आपको बारामूला डिस्ट्रिक्ट में खासकर वुडर एरिया नहीं मिलते हैं। सो दिस इज द जियोलॉजिकल perspective of the Baramulla, its origin and creation and suitable place for the human inhabitants. अब बारामूला की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर हमें आसार एंशिएंट टाइम से ही मिलते हैं। हिंदुस्तान में और कश्मीर में भी बड़े बड़े हुक्मरान रहे हैं। जैसे हम इंडो ग्रीक्स की बात करते हैं,
इंडो ग्रीक्स, दरअसल ये इंडो ग्रीक्स हेलेनिस्टिक एम्पायर है, हेलेनिस्टिक एक ग्रीक में एम्पायर है। उन्होंने जो है पहले बैक्टीरिया में हुकूमत की कुछ टाइम अफगानिस्तान में, फिर अफगानिस्तान से ये इंडिया आया, इसलिए इनको इंडो ग्रीक्स कहते हैं। कभी कभी इनको बैक्टीरियन ग्रीक्स कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एक अफगानिस्तान में जगह है। उनने नॉर्थर्न इंडिया के साथ साथ कश्मीर में भी हुकूमत की। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुशान्स को ले लीजिए। कुशान डायनेस्टी की यहाँ पर जब हुकूमत थी तो उनका सबसे बड़ा रूलर कनिष्क था, और कनिष्क की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, दैट वाज पेशावर। और गंधार उस वक्त सबसे बड़ा इमर्जिंग कल्चरल सेंटर था जो अभी पाकिस्तान में है, और कश्मीर और गंधार के हमेशा कॉन्टैक्ट्स रहे हैं। अब कश्मीर और गंधार की जो कनेक्टिविटी थी ये इसी बारामूला रूट के ज़रिए होती थी। आप बारामूला से होकर मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से आप लाहौर वगैरह जाया करते थे। तो हिस्टोरिकल एंशिएंट पीरियड में भी जितने भी इम्पॉर्टेंट रूलर्स आए वो भी इसी रास्ते से आए, मुजफ्फराबाद और बारामूला के रास्ते से आए। इसके साथ साथ बहुत सारा कल्चरल जो कश्मीर में आया वो भी इसी रास्ते के साथ ट्रांसफ़र हुआ टुवर्ड्स दी कश्मीर वैली। तो बारामूला की एक बहुत ही बड़ी अपनी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री मानी जाती है। अच्छा, आप देखिए बारामूला के कुछ गाँवों के नाम आप जब देखेंगे तो वो भी इन्हीं बड़े ग्रीक रूलर्स के नाम पर है या कुशान रूलर्स के नामों पर है। जैसे कनिष्पुरा, ये कनिष्कपुर यानी कनिष्क के नाम पे, उश्कुर या उश्कुरा, ये उश्कुर एक रूलर था, कनिष्क का बेटा था, उसी के नाम पर है। इनके आसार भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। खुशी की बात यह है कि जो आप यहाँ का टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं, आप मंदिर यहाँ देखते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में कई इस तरह के मंदिर आपको, ह्यूज पिलर्स आपको मिलेंगे, कॉलम्स मिलेंगे, यह आपको ग्रीक में मिलता है। जो ग्रीक की हेलेनिस्टिक एम्पायर थी, इन्हें ग्रीक में इस तरह का आर्किटेक्चर मिलता है। आर्किटेक्चरल जो हेरिटेज नॉर्थ इंडिया में आपको दिखाई देता है। नहीं, खासकर कश्मीर की बात करता हूँ। नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट आर्किटेक्चर है कश्मीर के मुकाबले। हालांकि यहाँ के जो मंदिर भी बने हैं, मंदिरों का जो स्टाइल है इट इज द ग्रीक स्टाइल। अब बुनियाद टेम्पल में वो छत लगे हुए देखते हैं ना, ओरिजिनली वो छत नहीं थे, तो डोगरा रूलर हुकूमत के दौरान लगाए गए। जो ये बड़े बड़े पत्थर बनाना, इनका अगर आप बाहर जाओगे मंदिर में कहीं भी तो इस तरह का आर्किटेक्चर नहीं है, ये दरअसल ग्रीक आर्किटेक्चर है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीकों ने भी बहुत टाइम तक हुकूमत की है। ठीक है, जैसे मनिंदर था, ही वॉज अ ग्रीक रूलर, और उसने की एक मलिंदपानो बुक है जिसको जबरवन हिल में लिखा गया है, उसको नागा सेना ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। तो एक ग्रीक रूलर था जिसने कश्मीर में हुकूमत की। इस तरह मैंने कुशान्स का जिक्र किया। तो इन हुक्मरानों के ज़रिए जो ये हेलेनिस्टिक आर्ट है, इसका बड़ा अच्छा खासा कश्मीर पे भी असर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बारामूला से क्यों कोरिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो रास्ता था आने का दैट वाज फ्रॉम बारामूला मुजफ्फराबाद देन टुवर्ड्स द बारामूला। तो ये बारामूला के रास्ते से ही हुआ करते, पूरे कश्मीर में फैलते थे। तो एंशिएंट दौरान में भी कश्मीर की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी। अच्छा, जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे कश्मीर के, जैसे उत्पाला डायनेस्टी है, कारकोटा डायनेस्टी है, लाहौरा डायनेस्टी है, तो ये बारामूला को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया भी मानते थे। बारामूला वाज कंसिडर्ड द गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी ये एक बहुत बड़ा गेट था जिसके जरिए आप कहाँ की तरफ जाते हो, सेंट्रल एशिया की तरफ। और इसलिए इन्होंने एक द्रंग, जिसको हम द्रंगमुल के नाम से भी जानते हैं, द्रंगमुल है ना, द्रंगबल एक स्टोन का बहुत बड़ा गेट होता है, द्वार जिसको बोलेंगे, स्टोन वॉल्ड गेट। वहां पर एक ऑफिसर अपॉइंट हुआ करता था, दवरपत्ती उसका नाम था, तो वो चेक करता था कि कौन बारामूला से निकला और कौन आया। चीन के लोगों, चीन में एक खास बात हमने देखी, वैसे दुनिया के बहुत ममालिक में है कि ट्रैवलर्स आया जाया करते थे, जो सियाह के लिए जाते थे, वो साथ साथ लिखते भी थे, ट्रैवलॉग्स। हाँ, ट्रैवलॉग्स जिनको आप हमारे पास इंपॉर्टेंट टू ट्रैवलॉग्स है, ओकांग एंड ह्यून सेंग, ये दो चाइनीज ट्रैवलर थे। दे टू केम फ्रॉम दिस बारामूला रोड। ये जो बारामूला मुजफ्फराबाद रोड इसी रास्ते से आए हैं। खादिनियार से जो रास्ता बारामूला का, मैं इसके बारे में भी आप बताऊंगा कि ये जो मुजफ्फराबाद से रास्ते आते हैं, ये बहुत, इवन अलबरूनी ने भी इसका जिक्र किया है अपनी किताब में। अलबरूनी जो है उन्होंने भी, जो वो मगर आए थे किताबुल हिंद के नाम से, हाँ, वो आए थे लाहौर कोट तक, लाहौर कोट यानी पुंछ राजौरी के ऊपरी साइड तक वो आए थे, लेकिन कश्मीर में उनका एंट्री नहीं हुआ। लेकिन जो पेरीफेरी में लोग रहते थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुना कश्मीर के थोड़ा बहुत कल्चर के। उन्होंने कहा कि कश्मीर का वूल बहुत अच्छा था, कॉटन बहुत अच्छा था, लेकिन सरी कल्चर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है। इसलिए हम ये भी मानते हैं कि एंशिएंट टाइम में सरी कल्चर टेक्निक कश्मीर में नहीं थी। ये मिडिवल टाइम में, मिर्जा हैदर तुगलक जो कि एक मुगलिस्तान रूलर काशगर के थे, उनके टाइम में से लिखा है। खैर, कहने का मतलब ये है कि बारामूला एक इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड एंड कल्चर था। इट वाज द गेटवे टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। और मुजफ्फराबाद या बारामूला के जो ट्रेड रूट्स की बात करते हैं तो ये बहुत नियर अबाउट देयर आर
15 to 16 ट्रेड रूट्स जो बारामूला को आउटर सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी करता है। इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बारामूला से एक ट्रेड रूट जो शुरू होता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द बारामूला वुशकुरा एंड देन कनेक्टेड विद द पुनश एंड राजौरी, और उसके बाद वो बिम्बर और फिर पेशावर और लाहौर की तरफ रवाना होता था। ये एक इम्पॉर्टेंट रूट था जो उशकुरा से होकर जाता था। उशकुरा से एक पुनश की तरफ जाता था जी जी, और पुनश से राजौरी, और राजौरी से बिम्बर, और बिम्बर जो कि अभी पाकिस्तान के अंडर है, और बिम्बर के बाद लाहौर, और लाहौर के बाद ये जाते थे दिल्ली रास्ते। ठीक है, ये तो हो गया एक। दूसरा एक रूट है जो बारामूला से जाता था उड़ी। ठीक है, नहीं पहले इसी की बेल्ट की बात करते हैं। एक है बारामूला से तोस मैदान, ओके, और तोस मैदान लेफ्ट साइड झेलम रिवर टुवर्ड्स जो मुजफ्फराबाद, जो खौर परगाना की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, दक्षिण परगाना जो चुगताई दौर जो था कश्मीर, बिल्कुल बिल्कुल मुगल रूल। तो झेलम की जब श्रीनगर से अगर हम इस तरह मुजफ्फराबाद देखा जाए, अगर हम बारामूला मुजफ्फराबाद की अब जो भी नाजरीन देख रहे हैं, जब हम लेफ्ट साइड कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हम देखेंगे बारामूला टू मुजफ्फराबाद। तो बारामूला टू मुजफ्फराबाद लेफ्ट और राइट हम देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट खौर परगाना और राइट साइड वाला जो जिसमें खादिनियार जो ये इधर, हाँ, अभी हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं। यस, हाँ, बारामूला टुवर्ड्स मुजफ्फराबाद, जिसमें हमारा नारवा भी आता है। बिल्कुल। ओके, अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने उशकुरा का आपका कहा, उशकुरा से पुनश, पुनश से राजौरी, राजौरी से बिम्बर, और बिम्बर से लाहौर की तरफ ये जाते थे। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रूट था, वो था बारामूला से तोस मैदान, तोस मैदान से पुनश, और पुनश से राजौरी। जो लोग उशकुरा से निकलते थे और मेन बारामूला से यानी ओल्ड टाउन वगैरह, वो दोनों मिलते थे कहाँ पर? पुनश में। एक तो जाता था डायरेक्ट उशकुरा टू पुनश, दूसरा जाता था उशकुरा टू तोस मैदान देन पुनश। पुनश में इनका मिलन हुआ करता था, और पुनश से ये इकट्ठे राजौरी की तरफ रवाना होते थे। ये हो गए। दूसरा इंपॉर्टेंट रूट था बारामूला टू उड़ी, और ये भी लेफ्ट साइड था, बारामूला टू उड़ी। उड़ी से ये जाता था हाजी पीर पास, एक जगह है, हाँ हाजी पीर जी पास, जी जी, जो कि अभी पाकिस्तान के अंडर है। हाजी पीर पास के जरिए ये जाते थे डायरेक्ट पुनश, और पुनश के बाद राजौरी, और राजौरी के बाद आज के टाइम का जो जहले वाले काट रोड उसकी बात करेंगे। हाँ हाफ मगर कहेंगे, क्योंकि ये उड़ी तक ही है। जैले वैली काट रोड आपको कनेक्टिविटी देता है टू मुजफ्फराबाद, खोलोला मुजफ्फराबाद। अभी मैं कह रहा हूँ बारामूला टू उड़ी। उड़ी से आपको फिर लेना है और लेफ्ट लेना है, और आप पुनश के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और पुनश के बाद राजौरी। इसका मतलब हो गया जो उशकुरा से जाते थे, और यहाँ से बारामूला से क्या नाम है इसका तोस मैदान, और यहाँ से फिर बारामूला टू उड़ी, ये तीनों पुनश में मिलते थे, और पुनश के बाद इकट्ठे ये राजौरी की तरफ जाते थे। राजौरी के बाद बिम्बर, और बिम्बर के बाद लाहौर जाते थे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स जो हमें इस तरह से कनेक्टिविटी करते थे। अब और एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, कभी कभी क्या होता था कि पुनश राजौरी का ये जो हाजी पीर पास बर्फबारी की वजह से, क्योंकि पीर पंजाल हाईएस्ट एलिवेशन रेंज है इसका, तो ये बंद रहता था। तो अल्टरनेटिव रूट, मतलब उतनी बर्फबारी नहीं हुआ करती थी अभी। जी जी, हाँ, मेन जो हमारे मेन वैली उसमें अभी इतनी बर्फबारी नहीं हुआ करती थी। तो क्या होता था कि बारामूला से उड़ी, उड़ी से मरी जाते थे, मरी भी एक जगह है, और मरी से ये मुजफ्फराबाद जाते थे। अगेन दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर झेलम। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये ट्रेड रूट जो मुगल की बात करें, मुगल टाइम के दरमियान, ये सब घोड़ों के लिए बनाए गए थे, क्योंकि पूरे मुगल हुक्मरानों के दौरान कोई भी ऐसा ट्रेड रूट नहीं था कश्मीर में जिसको व्हीकल के लिए इस्तेमाल किए जाए, यानी पहिए, चाहे दांत गड़ या कोई और बुल्ला काट हो, या कोई और, अभी कोई भी ट्रैफिक व्हील के लिए सूटेबल थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। जो भी लोग थे, या तो वो पैदल जाते थे, अपने कांधों पर सामान ले जाते थे, या तो वो घोड़ों पर ले जाते थे सामान। ठीक है, बारामूला मुरी रोड जो था लेफ्ट साइड में, इसमें अगर आप देखेंगे पीरनिया पे आपको बहुत बड़ी पहाड़ दिखेगी। ठीक है ना, फिर आपको ये पहाड़ दिखेगी, बोनियार को क्रॉस करते ही आपको ये पहाड़ दिखेगी। तो इन जगहों पे विंटर्स में क्या होता है कि जब, क्योंकि सनलाइट जो डायरेक्शन इस साइड पड़ती है, ठीक है ना, तो सनलाइट की डायरेक्शन ऑन द राइट साइड ऑफ द जहलम पड़ती है, लेफ्ट साइड में नहीं पड़ती, नहीं, छाया रहता है। ठीक है ना, शेडो रहती है, जिसकी वजह से बर्फ जम जाती थी। तो विंटर्स के लिए ये रूट सूटेबल नहीं था, इसलिए नए रूट का जो है, नया एक इंपॉर्टेंट रूट जो था, जो 12 महीने खुला रहता था, जिसको अबू फजल ने अपनी किताब आईन अकबरी में कहा है गरमसर रोड। इसको खादिनियार रोड कहते हैं, गरमसर। हाँ, इसको हम ऐसे मान सकते हैं, ये ऑन राइट साइड जाता था बारामूला से खादिनियार से क्या कहते हैं बिम्बर से लिम्बर, मंजगाम, नागा नाड़ी, जाते जाते ये जाता था पाकली। हाँ, पाकली पाकिस्तान में एक जगह है। पाकली पे फिर मुजफ्फराबाद की तरफ जाता था, और वहां से लाहौर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूट था जो कनेक्ट करता था बारामूला को मुजफ्फराबाद
से। तो देवर सम ऑफ द इम्पोर्ट। लेकिन जो पाकली रोड था, यानी जो खादनियार और दिस बिम्बर और दिस क्या नाम है इसका, गिंगल वगैरह, गिंगल नहीं, पार के साइड के राइट साइड ऑफ द रिवर, लिम्बर वगैरह और पाकली तक ये 12 महीने खुले रहते थे। अगर आप देखोगे ना उस साइड जाओगे तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ने की वजह से वहाँ मौसम भी, मैं घंटाबला में रहता हूँ लेकिन जहनपोरा नागनाड़ी में बहुत फर्क दिखेगा, किलोमीटर 1 का फर्क है। लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पड़ती है। और यहाँ का एरिया बहुत ही जो है पीर पंजाल के इन ऊंचे पहाड़ों के नीचे छुपा रहता है जिस पर सनलाइट पड़ती, इसलिए विंटर में बहुत बड़ी दुश्वारी होती थी। बारामूला मुरी रोड जो मुजफ्फराबाद से कनेक्ट करता है, इसलिए जो नागा नाड़ी है, सॉरी क्या कहते हैं हम इसको, हाँ नागा नाड़ी, ये जो लिम्बर वगैरह या पाकली रोड, ये 12 महीने खुला, जो वैद रंगपल हुआ करता था, हाँ ये 12 महीने खुले रहता था। जी जी जी। अब इनकी ये भी खासियत है कि एक तो 12 महीने खुला रहता था, उससे ये प्रॉब्लम नहीं होती थी कि जो तिजारत वक़्फ थे यानी जो ताजर थे उनको दुश्वारी नहीं पड़ती थी। हालांकि ये लंबा रास्ता है, पाकली का रास्ता अगर लाहौर आपको जाना है लंबा है, बहुत लंबा है, लेकिन विंटर्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती थी। अच्छा, अगर आप ये भी देखेंगे आपको मतलब हैरानी होगी शायद ये सुनकर कि आप बारामूला और मुजफ्फराबाद के रास्ते लद्दाख भी जा सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी, और आप चाइना भी जा सकते हैं। कैसे कि पहले तो अगर देखा जाए लद्दाख जाने के लिए हम अक्सर जो है यहाँ पर कंगन वगैरह का जो है सोनमर्ग से जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी विंटर्स में बंद रहता है। अभी ऐसा क्या होता था कि बारामूला से ये जब मुजफ्फराबाद पहुँचते थे, चाहे वो पाकली के ज़रिए पहुँचे आप या इस साइड मरी के ज़रिए जाए आप, वहाँ से ये लेते थे हाँ वहाँ से ये राइट लेते थे, ठीक है ना, मुजफ्फराबाद पहुँचकर ये राइट लेते थे। जब आप राइट लेते हो तो आप किशनगंगा दरिया पर पहुँच जाते हैं जिसको हम नीलम वैली, तो फिर आप परलल में वापस चढ़ते हो, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, सॉरी हाँ गिलगित बल्तिस्तान यानी जो आज का कश्मीर है, ठीक है, पाकिस्तान कश्मीर, और वहीं से होके आप लद्दाख के साथ कनेक्टिविटी होती रहती थी। इसीलिए जो ओंगकोंग है, ह्यून सेंग है, ये सब लोग आए थे इसी रास्ते से, ये लद्दाख से ही आए थे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान, फिर मुजफ्फराबाद, फिर मुजफ्फराबाद पालकी से लिम्बर, फिर खादनियार, फिर बारामूला आए थे। तो इंपॉर्टेंट रूट है, यानी इसका मतलब हो गया बारामूला से जितने भी रास्ते जाते हैं उड़ी की तरफ, एक तो हमें ये लाहौर से कनेक्ट करता है, कंधार से कनेक्ट करते हैं, काबुल से कनेक्ट करते हैं, साथ साथ लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और चाइना से भी कनेक्ट करते हैं ये रास्ते हमारे। तो डॉक्टर साहब बताएं कि बीइंग एन हिस्टोरियन, आप बताएं कि इन रूट्स की क्या इम्पोर्टेंस थी उस वक्त जब आप मुगल दौर की बात करें तो यहाँ का जो ट्रेड, यहाँ का जो इकोनॉमी जो बारामूला की जी थी उस वक्त क्या इम्पैक्ट था इसका? बहुत ही बड़ा। देखिए बारामूला के लोग एज ए मीडिएटर काम करते थे, ठीक है, मीडिएटर से मतलब होता है कि बारामूला वॉज ए सेंटर फॉर मर्चेंट्स, बड़े बड़े जो मर्चेंट्स थे, अमीर मर्चेंट्स, वो ओल्ड टाउन का जो आप एरिया देखते वहाँ रहा करते थे, जी जी, ठीक है, वहाँ उनकी आबादी थी, बड़े बड़े अच्छे मर्चेंट्स रहा करते थे वहाँ पर जो अच्छा। अब बारामूला का जितना भी यहाँ का हैंडीक्राफ्ट था, या आप श्रीनगर की बात करें तो उन्हें जो हैंडल करते थे यानी ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, मैं बनाने वालों की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ वो मर्चेंट जो इनको कैरी करते फिर ट्रेड एक्सचेंज में, वो बारामूला में रहते थे, बड़े बड़े मर्चेंट्स। ये इसका जिक्र तुज की जहांगीरी में जहांगीर ने खुद किया है। तो इससे क्या होता था कि लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। अब उनको बारामूला से उड़ी की तरफ जाना है, इसमें घोड़े वालों की ज़रूरत पड़ती थी, रास्ते में दुकानें थी बहुत ज़्यादा, खाने पीने के लिए चीज़ें होना ज़रूरी होता था। तो इस तरह का एक अच्छा खासा बाज़ार सिस्टम, एक मार्केटिंग सिस्टम भी था रोडों के आसपास, ठीक है, लोगों को भी अच्छा खासा रोज़गार मिलता था क्योंकि आप यहाँ से माल जब ले जाते थे बाज़ाब्ता उसका पैसा आपको मिलता था। जो ब्रोकर होता था या जो ये मर्चेंट होता था ये हायर करता था, यहाँ के जो लोग थे बारामूला के, उनको हायर करके एज एन इन चीज़ों, इन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, कैरी करने के एक्सपोर्ट किया जाता था टू लाहौर एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, मुगल इंडिया। तो इन लोगों को इस्तेमाल करते थे एक्सचेंज में। इसके साथ साथ बड़े काफिले जाते थे, यहाँ से पैदल भी जाते थे, घोड़ों पर भी जाते थे, हज़ारों की तादाद में। जब काफिले बारामूला से जाते थे, ये फिर बारामूला से होके मैंने आपको या तो पार से जाएंगे अगर विंटर है, या तो इस साइड जाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो बड़े काफिलों से क्या मतलब था यहाँ पर कि जब काफिले चलते थे तो रास्ते पे छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। लेटर स्टेज में आप अगर देखोगे सिख टाइम में या डोगरा टाइम में छोटी छोटी दुकानें जिस पर वो अपना रोज़गार कमाते
थे, ठीक है ना, क्योंकि सारे रास्ते मैक्सिमम यहीं से गुजर के इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो ग्लोबल कनेक्टिविटी बारामूला से ही थी पूरे वैली, कश्मीर वैली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये भी निकोला मनोशी स्टोरी ऑफ मगोर लिखी है उन्होंने, वो एक फ्रेंच ट्रैवलर थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि बहुत सारे कश्मीरी जो है एज कुक काम करते थे लाहौर में। कुछ लोग सिलाई का काम करते थे, कुछ लोग कालीन बेचते थे, कुछ लोग कारपेट बेचते थे, और वो वहीं बसते थे। कहाँ पर? लाहौर में। ये लिखा है निकोला मनोशी ने स्टोराडो मगोर में अपनी किताब में। तो ऐसा नहीं है, अब ये भी था कि यहाँ से लोग वहाँ बसते भी थे, क्योंकि वहाँ पर कश्मीर से ज़्यादा वहाँ अपॉर्चुनिटीज है लाहौर में। लाहौर वाज द कॉस्मोपॉलिटन हब विच कनेक्ट्स विद द ट्रेड ऑफ कश्मीर विद यूरोप, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट वो भी लाहौर से माल खरीदते थे, ठीक है। कश्मीर आना उनके लिए दुश्वार था, क्योंकि अभी व्हील ट्रैफिक कश्मीर में नहीं था, या तो आपको अपने कंधों पे ले जाना था या तो घोड़ों के जरिए, ठीक है। तो कश्मीर के लोगों की भी कुछ शॉप्स हुआ करती थी लाहौर में, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी उनके कारपेट, उनके शॉल वो खरीद कर ले जाते थे यूरोप, और यूरोप में उनको जो वहाँ के कोर्ट्स में, वहाँ के इंपीरियल पैलेसेस में सजाया जाता था। यानी यहाँ के हाथों से बने हुए जो कारपेट शॉल थे उनको यूरोपियन के बड़े बड़े रॉयल बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया जाता था। तो लाहौर एज ए मीडियम काम करता था बिटवीन कश्मीर एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, अच्छा ये सारी तिजारत वक़्त मगर जाते थे बारामूला से, क्योंकि बड़े हेवी जो इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, कारपेट वगैरह, इसको टाइम लगता था, इसलिए ये माना जाता था कि गर्म सा रोड से जाएंगे, नहीं उस रोड से जिस रोड पर बर्फबारी ज़्यादा अगर हो भी, लेकिन फिर भी इट वुड बी फीजेबल कि घोड़े चल सके। इसलिए बारामूला की बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत थी एज ए ट्रेड रूट। इट कनेक्ट द ट्रेड ऑफ कश्मीर विद सेंट्रल एशिया एंड विद अदर पावरफुल कंट्रीज ऑफ द टाइम। ट्रैवलर्स की बात करें तो ट्रैवलर्स को पढ़ते पढ़ते हमें पता चलता है कि या उस वक्त जो फॉरेन अकाउंट्स या फॉरेन ट्रैवलर्स जो लद्दाख आना जाना जिनका था, यहीं से बारामूला से ही उनका आना जाना था। उस वक्त जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था वो कैसे क्या था? जैसे कुछ टाइम के लिए आप कह रहे हैं कि घोड़ों से आना जाना था। देखिए ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता था, वेरी करता था। जैसे मैंने आपको अभी कहा, अगर मिलिट्री ऑपरेशन करना होता था, यानी फौज को भेजना है कश्मीर को, कब जैसे अकबर की बात करूं मैं, अकबर को ये बात मालूम थी कि सबसे नियरेस्ट रूट कौन है। जो आप ये पुंछ राजौरी देखते हैं ना, पुंछ राजौरी मैंने अभी जिक्र किया था ना आपको, जो बारामूला से जाते थे फिर पुंछ फिर राजौरी, इसी तरह शोपियां से एक रूट, श्रीनगर से जो लोग जाते थे ना इसकी तरफ, जो रूट्स पड़ते हैं पुंछ राजौरी, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि श्रीनगर से शुरू होता था रूट, फिर शोपियां, फिर मीरपुर, फिर एक बिम्बर जाता था, या राजौरी के बाद बिम्बर और लाहौर, और यहाँ से लोग जाते थे पुंछ राजौरी, और वहाँ से जाते थे वो शोपियान से राजौरी, और फिर या शोपियान से राजौरी, और यहाँ से पुंछ से राजौरी जाते थे, या उड़ी के रास्ते से मिलते वहीं थे और लाहौर की तरफ जाते थे। तो मगर क्या प्रॉब्लम थी कि पीर पंजाल का जो शोपियान का एरिया है, इस पे बर्फबारी बहुत ही जल्दी पड़ती है, इसको शहराई नमक भी बोला जाता है। शहराई नमक की भी बात करेंगे, मगर इस पे जो है बर्फ जल्दी ही पड़ जाती है। अगर आप अभी भी देखेंगे ना, पुंछ राजौरी की तरफ जाएंगे आप, तो आपको बर्फबारी अभी भी दिखेगी, पीर गली वाला जो हाँ ठीक है। तो वहां से बहुत दुश्वारियां होती थी, लेकिन बट इट वाज द शॉर्टेस्ट रूट जो आप लाहौर से कश्मीर की तरफ जाते थे, शॉर्टेस्ट रूट। मुगल्स का भी आना जाना, हाँ मुगल क्या करते थे, मुगल मगर जो रूलर मतलब मुगलों का एक टेस्ट था, वो चाहते थे कि जो मार्च अप्रैल की यहाँ पर जो खुशबू होती थी ना फूलों की, पहाड़ों में तरह तरह के फूल उगते थे, उनका मज़ा लेने के लिए उनको जल्दी आना पड़ता था। लेकिन मार्च में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पुंछ राजौरी का रास्ता जो है, जो शोपियां से होकर जाता था, बंद होता था बर्फ़ से, तो इनको लंबा रास्ता खींचना पड़ता था। ये लाहौर से डायरेक्ट जाते थे मुजफ्फराबाद से फिर ये टर्न पालकी, और पालकी से वो खादिनियार के रास्ते बारामूला आते थे। लेकिन अगर आप जून जुलाई में आएंगे तो जून जुलाई में लाहौर से जो क्लोजेस्ट रूट था वो शोपियान बिम्बर का था, जो राजौरी और के साथ कनेक्टेड था। यानी शोपियान से राजौरी से शोपियान से राजौरी, राजौरी से बिम्बर, और बिम्बर से लाहौर। अब वहीं पर एक साल्ट रेंज जिसको कहते हैं लाहौर कट, और वहाँ पर एक लाहौर कट पर एक कश्मीर की डायनेस्टी थी, लाहौरा डायनेस्टी, इसको साल्ट रेंज यानी नमक का रूट भी कहा करते थे, क्योंकि कश्मीर में नमक की कमी हमेशा रही है। जिस तरह आज सोने को लग्जरियस आइटम माना जाता था, और कश्मीर में पहले नमक को लग्जरियस आइटम माना जाता था। आयोडीन की कमी की वजह से एक फायर ट्रैवलॉग लिखता है कि कश्मीर के लोगों को हमेशा गोइटर रहता था, हाँ वो रहता था। तो ये नमक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था। मैंने पढ़ा है कि जो उस वक्त के जो एम्प्लॉइज थे उनको भी जो मुआवजा दिया जाता था वो नौकरी नमक के। बिल्कुल। अब आप देखिए इस पर खूबसूरत स्टोरी क्या है। पहले नमक
इसी पुनश के रास्ते लाया, आसान पड़ता था, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है घोड़ों पर लाया जाता था और कांधों पर लाया जाता था, ठीक है ना। लेकिन जो ही डोगरा हुकूमत के दौरान, प्रताप सिंह के दौरान, जब जालेमेली कार्ट रोड बना, यानी कार्ट से मतलब होता है दांद गेड़, पहली बार जब व्हील ट्रैफिक बना, फिर यहाँ से आने लगा ये वया दानखन जो, हाँ, फिर इसको दांद गेड़ कहते थे कश्मीर में, उसमें नमक की गाड़ी, यानी ये आता था। फिर मुरी, ये सॉरी क्या कहते हैं, मुजफ्फराबाद, उड़ी, और ये इस साइड के रूट से आता था ये दान गाड़ी, रातों को भी चलती थी। कितना खूबसूरत मंजर आता होगा। कहते हैं, मैंने सुना आप मुँह से कि 100 हजार गाड़ियाँ, दान गाड़ियाँ एक समय में चलती थी। जो नेशनल हाईवे बना हुआ जो उड़ी, जिसमें हमारा घंटा मुला है, ये किचामा आपका है, ये नौशहरा, बोनिया जो कनेक्ट करता है, हजारों की तादाद में ये दान गाड़ी पका, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। लेकिन ये पहले ये जाते थे लाहौर कोट, यानी पुनश राजौरी से जाते थे मुगल टाइम में, क्योंकि अभी व्हील ट्रैफिक, जब फिर व्हील ट्रैफिक बना, डोगरों के जमाने से इसको डेवलपमेंट किया गया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, जब क्योंकि पहली बार व्हील ट्रैफिक के लिए बनाया गया, इन्हें गाड़ियां व्हील 1846 के 1882 81 में, ओके 1881-82 में जो है विद द इंटरवेंशन, ब्रिटिश इंडिया की इंटरवेंशन से, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ पैरामेंटेंसी, यानी जब अंग्रेजों ने जो है प्रिंस स्टेट बनाने के बाद कहा कि नहीं, हमें इंटरवीन करना चाहिए इन महाराजाओं की स्टेट में, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए जी। तो फिर कुछ प्रोजेक्ट्स लिए गए, जिसमें आप लेटर ऑन यहाँ की सेटलमेंट प्रोजेक्ट सर वाल्टर लॉरेंस का भी देखेंगे, वाल्टर लॉरेंस, हाँ, जिन्हें पूरी जमीन को यहाँ के नापा, फर्स्ट लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स जब हुए, जो कार्ट्स वगैरह चलने लगी, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आप कह रहे हैं कि पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मुगल टाइम में क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। जी जी। एक खूबसूरत सी बात है कि जब औरंगज़ेब का पहली बार यहाँ आना हुआ था, एक ही बार, तो औरंगज़ेब के साथ 100 के करीब हाथी थे, कैमल्स थे, घोड़े थे, और बर्नियर, जिसने फ्रैंसिस बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर लिखता है कि मतलब मिलियंस, करोड़ ऑफ गोल्ड उनके साथ था, जिन्होंने उनको साथ लाया था, और हज़ारों की तादाद में, हाँ, नियर अबाउट 100 to 200 कैमल्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, इस औरंगजेब के इस बड़े लश्कर के साथ आ रहे थे कश्मीर को ट्रैवल करने। लश्कर भी था, शोपियां के रास्ते से आए, शोपियां के रास्ते से आए थे। औरंगजेब पहले मुगल एम्परर थे जहाँ, नहीं, पहले उससे पहले अकबर भी आए थे। अकबर वाज द फर्स्ट पर्सन। हाँ, अकबर ने बनाया ना नागर फोर्ट, जिसको हम कहते हैं कोहे मेहरान। हम यहाँ गए थे ना, या मुकदम साहब, जब आप जाते हैं, मुकदम साहब की जियारत भी अकबर ने ही बनवाई थी। उसके पीछे जो बड़ा फोर्ट दिखता है, उसको भी अकबर ने ही बनाया। अकबर वाज द फर्स्ट किंग हु एनेक्स्ड द कश्मीर, यानी पहली बार कश्मीर जो है मुगलों के दौरान जो अकबर ने इसको इंडिया के साथ मिलाया, तो इसने ये नगर फोर्ट बनाया। नगर फोर्ट की भी अपनी हिस्ट्री है। अकबर समझते थे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो इसलिए इसने नगर फोर्ट बनाया। और आर्मी का भी एक ये था कि तब आर्मी लोगों के घरों में रह रही थी, तो अकबर ने कहा कि लोगों के घरों में रहना आर्मी का सिविल के साथ इस तरह सही नहीं होगा, तो उन्होंने कहा एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और दूसरा हम एक बड़ा फोर्ट बनवाएंगे, तो नगर फोर्ट बनाया। तो उसमें फिर आर्मी, तो जहांगीर भी आए हैं, इन्होंने बारामूला में भी स्टे किया है, जैसे छठी पातशाही, हाँ, उनके साथ ओल्ड टाउन में छठी, उनके साथ सिख गुरु भी थे, बिल्कुल जी। तो जहांगीर का भी एक अच्छा खासा दौर रहा है कश्मीर में डेवलपमेंट के। अगर इसे देखें, उन्होंने जो है ये जो निशात शालीमार गार्डन जो आप देखते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी बुनियाद, मतलब उसका कयाम में लाया है। उसके साथ साथ उन्होंने जो है सराइज बनाई है, बिम्बर सराई आपको, अलीबाद सराई है, पुनश राजौरी के रास्ते यहाँ पर गिंगल में एक सराय है, उड़ी में एक सराय है, ठीक है। सराय से मतलब होता है रेस्ट हाउस, यानी एक मकान है जिसमें रात को ठहरा जाता है। तो लाहौर से लेके शोपियान तक कम से कम 30 सराय बनाई है मुगलों ने, और यहाँ से भी 5-10 सराय बनाई है। ये जहांगीर ने भी बनाई, और इसको जो है शाहजहां ने भी बनवाया। कुछ औरंगजेब हैं, उनको लड्डी कहते थे, लड्डी, हाँ, लड्डी कहते थे। और इन पर्शियन और इट इज इन, आई डोंट नो एग्जैक्ट, बट मुगल क्रॉनिकल्स में लिखा है, बादशाह नामा हो या और भी, तो उसके जन लड्डी कहते हैं उसको। जी, तो इन्होंने इस तरह का काम, तो सराइज जो फैसिलिटेट किया करते थे, सराय ट्रैवलर्स नहीं, माल में विषयों को भी, जैसे मैंने आपको कहा, अब आप कालीन ले जा रहे हैं जी, बारिश ना पड़े, कालीन खराब ना हो, तो ये सराइज हुआ करती थी वहाँ। तो यहाँ से जो कालीन वगैरह जो एक्सपोर्ट हुआ करते, तो वहाँ से कौन सी, जैसे सॉल्ट, इसके बगैर और कौन सी चीज़ें आती थी कश्मीर? हाँ, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। साल्ट के साथ साथ वहाँ पर इंडिगो आता था,
यानी मील यथ वनान छ इंडिगो, जिसका वो कपड़ा भी बनता था। कॉटन आता, रॉ कॉटन आता था। कॉटन के धागे आते थे, क्योंकि कश्मीर में कॉटन कम उगता है, कम, यानी उसके जो कॉटन का पौधा है वो इतना ही रहता है, शॉर्ट रहता है, जिसकी वजह से उसकी अच्छी जो है खपस नहीं होती है, मतलब उसके जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं होता है। कॉटन यहाँ बहुत ही छोटा उगता है, लिटिल कॉटन ग्रो होता है, जिसकी वजह से कॉटन को आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। उस वक्त जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, चावल इंपोर्ट किया जाते थे, तो बाहर से चावल गुजरात से आते थे। हाँ, अच्छा, चावल को इंपोर्ट, चावल राइस इज कंसीडर्ड एज द स्टेपल फूड। मैं बताऊंगा नहीं, ये स्टेबल बना बिकॉज ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज, यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग। जब इरिगेशन आया, पावर लिफ्टिंग हुई, तब अब इस घंटामला में कौन चावल बना था? मैं शुभ, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर हमारे ऊपर गांव के लोगों को और इनके बीच में कभी झड़पें हुआ करती थी और लाशें गिरती थी, ऐसे सुनने में आया है। अब सच क्या है वो ऊपर वाला जानता है। पानी के यार जंगलों, क्योंकि पानी का एक ही सोर्स हुआ करता था नेचुरल, क्योंकि ये बर्फ पिघल जाती थी, इसी जो पानी आता था वही सरमाया था, ट्रेजेक्टरीज इसके साथ, जालिम के साथ। बिल्कुल। तो चावल बहुत कम जो है उगता था। अब यहाँ पर समस्या क्या थी इसमें? जहांगीर ने तो उसकी जहांगीरी में लिखा है कि यहाँ पर कहत साली आई थी, फ्लड आया था कश्मीर में, फ्लड्स आए थे और बड़े पैमाने पे कम से कम 10,000 घर तबाह हुए थे जेलम के आसपास। तो लोगों के पास अनाज नहीं था, तो लोगों ने यहाँ से माइग्रेट किए, लाहौर गए, वहाँ पर जहांगीर ने अपने लंगर खुलवाए, उनको खिलवाया और साथ साथ चावल आने लगा। फिर वहीं से कश्मीर में चावल का दौर शुरू हुआ। इससे पहले लोग चावल ज़्यादा खाते नहीं थे, क्योंकि चावल का ट्रेडिशन मुगल दौरान हुआ। अकबर ने खुद चावल भिजवाया यहाँ जहांगीर ने कि इनको चावल अच्छे से खिलवाओ, तब से कश्मीरियों को आदत लग गई है चावल खाने की। ये भी आप कह सकते हो। बताएं कि करेंसी जो हुआ करती थी उस टाइम में, चाहे बार्टर सिस्टम था या कोई प्रॉपर करेंसी हुआ करती थी? करेंसी जैसे मुगल श्रीनगर में मुगल मिंट भी था, यानी श्रीनगर में मुगल बादशाहों ने एक मिंट खोला था। मिंट से मतलब जहाँ पर करेंसी बनती थी, यहाँ पर करेंसी थी, एक्सचेंज होता था, क्योंकि बड़े बल्क चीज़ों को आप कम्युनिटीज़ के साथ एक्सचेंज, सपोज आपको कारपेट ले जाना है, शॉल ले जाना है, ठीक है, इसकी कीमत बल्क में होती थी। इसके बदले आपको बेसिक नेसेसिटीज जो आपके घर की ज़रूरियात सामान बहुत ज़्यादा आता, तो इसलिए उनको ये करेंसी मिलती थी, इसके बदले कैश मिलता था। तो उससे पहले बार्टर सिस्टम था? बार्टर सिस्टम बहुत पहले रहा होगा। हमें कॉइनेज यहाँ पर इंडो ग्रीक्स की मिलती है, कुशानस की मिलती है। पहले तो मैनली वैदिक पीरियड तक, अर्ली वैदिक पीरियड तक बार्टर सिस्टम का एक्सचेंज। लेटर वैदिक पीरियड से हमें खपाना दैट इज़ द लेटर वैदिक पीरियड में हमें जो पहली करेंसी मिलती है, उससे पहले बार्टर सिस्टम है। लेकिन बार्टर सिस्टम कश्मीर में जो लोकल एक्सचेंज होता था ना, उसमें बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। जैसे आप देखोगे नईद है, वो आपके बाल काटता है, तो उसके बदले आप उसको दान देते हो। ओलमुज बोल जिसको हम कहते हैं, वो आपको ओलमुज खिलाता है, आप दान देते हो। ये कहीं ना कहीं पुरानी हिस्ट्री दर्शाता है। कभी मैंने ये भी सुना है कि दुकानदार के पास अंडे ले जाते थे कश्मीरी, उसके बदले साबुन लेते थे। तो कहीं ना कहीं वाटर सिस्टम लोकल लेवल पर एग्जिस्ट करता था। तो वाटरवेज के हवाले से बताएं कि एक ज़माना था कि जो लोग जो थे, जो ट्रांसपोर्ट किया करते, लॉग्स, बड़े बड़े जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था माल, विद हेल्प ऑफ मतलब ह्यूज शिप्स, झेलम के मतलब झेलम ने बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है कश्मीर को कनेक्टिविटी में। जी, अब झेलम की खूबसूरती में दो चांद लगाता है उसका ये बर्फीला पानी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको, एक तो मैं बताऊंगा ट्रांसपोर्ट के हवाले से और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट के हवाले से भी मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। देखिए, पहले जब बारामूला तक ये मुगल बादशाह आते थे ना, फिर खूब सारे डोंगे, उनको कहते हैं डोंगे, सजते थे। हाँ, ये डोंगे नावें एक किस्म की, ये बहुत बड़ी शिप। हाँ, इनको सजाया जाता था यहाँ पर खादिनियार के ऊपर वाले एरिया में, क्योंकि खादिनियार तक दरिया जो है प्लेन में चलता है, उसमें कोई फ्लो खनबल से खादिनियार तक। हाँ, जो एक बिल्कुल कॉमन नैरेटिव भी है। हाँ, फिर ये वहाँ से वो जो है नेविगेशन अपनी खो देता है, तो ये शूट में पानी, वहाँ पर आप नेविगेट नहीं कर सकते। तो जब ये मुगल बादशाह आते थे ना, खासकर पालकी रोड से या मुजफ्फराबाद बारामूला, तो ये बारामूला से पाकली, तो ये बारामूला से इन डोंगों में चढ़ते थे, खूबसूरत सजाए जाते थे डोंग, ठीक है ना। मतलब इनका स्वागत हुआ। हाँ, बाज़ाता ऑफिसर्स हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था ना कि ड्रंग ये एक बहुत बड़ा गेट था बारामूला का, तो वहाँ पर उनका स्वागत किया जाता था। डोंगा तैयार हुआ करती थी 100 के करीब। फिर इन डोंगों को क्या किया जाता था, इनके ऊपर रस्सियाँ लगी हुई थी, लंबी लंबी रस्सियाँ दोनों साइड। फिर कश्मीर के लोग इन रस्सियों को खींचते थे,
ऊपर की तरफ। हाँ, और ताला की श्रीनगर। उन जो रस्सी खींचने वाले वो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनको अपॉइंट किया जाता था, बाज़ाब्ता तनख्वाह मिलती थी। ओके। हाँ, तो ये फिर जाते थे श्रीनगर। ये तो हो गया एक बात की, ये तो हो गया अम्यूज़मेंट, मतलब अपने ऐश के लिए या नज़र आपको बस यहाँ के मनाजिर देखने के लिए, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी इस्तेमाल हुआ करता था। जैसे श्रीनगर का जितना भी ट्रेड है, चाहे आप डल लेक की बात करो या छोटी छोटी कनाल्स हैं, वहाँ से ट्रेड हुआ करता था। छोटी छोटी नावें जाती थी, सब्जियां, कारपेट, क्योंकि श्रीनगर वाज कंसिडर्ड द हब ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है ना। तो जितने भी ट्रांजैक्शन आर्ट एंड क्राफ्ट की हुआ करती थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो सारे किसके जरिए हुआ करते थे? झेलम। खूबसूरत बात सुनिए, कहा जाता है कि कश्मीर के जो कश्मीरी शॉल है, इसमें ये इतना खूबसूरत है कि इसको आप अंगूठी में भी निकाल सकते हैं। जो पश्मीना शॉल की, हाँ, पश्मीना। अब आप इसको मानेंगे कि ये पश्मीना जो है लद्दाख से निकल, इसी की वजह से पहचान, उसी की वजह से। लेकिन बर्नियर ने लिखा है कि कश्मीर के पानी में कुछ खूबसूरती है। कश्मीर के पानी में खूबसूरती है जो इस तरह की ड्यूरेबिलिटी, चमक और स्ट्रेंथ इस शाल को जो है बख्शती है। ठीक है, ये कश्मीर के पानी में। उसने कहा कि जब मैं डल लेक के आसपास देख रहा था, या जो कश्मीर में जो मार्ग कनाल है, एक कैनल है मार्ग कैनल जिसको कहते हैं, या जो हम ट्यूबवेल्स का वाटर देखते हैं वहाँ पर, उसमें बहुत सारी नेचुरल वेजिटेशंस हैं दैट कंटेन सम केमिकल्स विच आर वेरी मच बेनिफिशियल टू गिविंग द कलर ड्यूरेबिलिटी टू दीज शॉल्स एंड मेकिंग दम सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल। इन कालीनों को इसलिए आप देखोगे कि इन कालीनों को, इन शालों को धोया जाता था कहाँ पर? घाट्स पे। और इनकी रंगरेजी, इन्हें कलरिंग भी वहीं हुआ करती थी। तो ये खूबसूरती। अब इसके मज़े की बात यह है कि अकबर ने इस पर बहुत बड़ा ध्यान दिया था, कि वो शौकीन था। उसने कश्मीर के शाल का नाम रखा था परम नरम। ये इबेक्स के बैली से बनता था, मतलब उसके जो बैली है उससे जो वूल निकाला जाता था, उससे जो शाल बना उसको परम नरम कहते थे। उसको परम नरम, ये किंगली वूल भी कहते हैं या शाह वूल, ठीक है ना। शाहतूस भी कहे, शाह वूल भी कहे, किंगली वूल। तो अकबर ने इसका परम नरम नाम रखा था। तो अकबर ये सोच रहा था कि कश्मीर में इस तरह का शॉल है, अच्छा इतनी खूबसूरती है, तो अकबर के जहन में था कि इसको नॉर्थ इंडिया में भी प्रमोट किया जाए। तो उन्होंने लद्दाख से 2 जो है वाइल्ड गोट्स बकरियां जो थी, हाँ, मंगाया और उनको लिया आगरा। वहाँ पर उनको खिलाया वगैरह। उनसे फिर जो ऊन लिया गया, उनसे उस तरह की शालें नहीं बनी और बकरियां भी मर गई। वो उसका एक एक्सपेरिमेंट था ताकि वहाँ भी इस तरह के शॉल प्रोड्यूस किए जाए। फिर अकबर भी इसका कंक्लूजन पे आया। खुद आईन अकबरी और बर्नियर या तो उसकी जहांगीरी मेंशन करता है कि कश्मीर के सर्द इलाकों में, यहाँ के पानी में कुदरती मनाजिर हैं, कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं, जिनकी वजह से इन शालों को, इन कारपेट्स को एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिलती है, इसका कलर अच्छा खिलता है। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि जहलिम की इम्पोर्टेंस सिर्फ अम्यूज़मेंट नहीं थी कि यहाँ पर बादशाह इसमें सैर करते थे, बल्कि ट्रेड के पर्पस से भी अच्छा था और हैंडीक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने में भी इसका अच्छा बड़ा योगदान है। द्रंगबल की बात की आपने, या इधर आपके जो द्रंग उरे के एरिया आता है, टंगमर्ग, हाँ, वहाँ भी द्रंग है। टंगमर्ग में द्रंग है, आपके शुपियान में द्रंग है, बिल्कुल, ये होशियाना में द्रंग है, आपके लाहौर कट में द्रंग है, आपके यहाँ पर क्या कहते हैं इस साइड जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है ना गुलमर्ग के साथ, अभी मैंने जिसका जिक्र किया था, जब बारामूला से वहाँ जाते थे, तोसमदा, वहाँ द्रंग था। द्रंग मीन सिंपली गेट, ये बॉर्डरिंग टेरिटरी गेट। ये वॉच टावर्स हुआ करते थे। ये देखते थे कहीं एनिमी आसपास। तो वहाँ पे पर्टिकुलर कोई एम्प्लॉइज? पहले मैंने द्रगपति पहले हिंदू टाइम में हुआ करता था, एंशिएंट टाइम में, सॉरी एंशिएंट पीरियड में। मुस्लिम पीरियड में होते थे नायकाज, हाँ, और मागरेज जात जो यहाँ की, इन दोनों को ये पोजीशंस दी जाती थी। और पहले सुल्तानों के दौरान और मुगलों ने इनको कंटिन्यू किया, उन जगहों पर अपॉइंट किया। बारामूला के हवाले से सोपोर भी एक जगह है। तो सोपोर का मानना है कि सोपोर जो है ये राजा अवंती वर्मन के ज़माने में उनके एक इंजीनियर रहा है सुया के नाम से। तो सुया ने जब दरिया झेलम का पानी जो उसका ऊपरी सतह से ऊपर जब बहना शुरू हो जाता तो बहुत नुकसान होता था। जो दाएं बाप, जाहिर सी बात है पुराने ज़माने में जो सेटलमेंट्स हुआ करते थे वो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम ही थे। तो एक खादिनियार में ही एक जगह है दियार गुल के नाम से। तो दियार कश्मीरी में बोलते हैं पैसे को, और गुल बोलते हैं जो जहाँ से पानी निकले या वापस आ जाए।
तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि सुइया का ये देखिए, क्योंकि हाल ही में एक बात हुई थी मेरी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसका जिक्र जो है कल हमने खुद अपनी किताब राज तरंगिनी में किया है। अवंती वर्मन एक खुश मिजाज रूलर थे। वो कश्मीर की सरहदों को, जंगों में भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि इंटरनल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवंती वर्मन से पहले कारकोटो डायनेस्टी के दौरान बहुत सारे फ्लड्स आने की वजह से अनाज की रेटें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आम लोग अनाज को खरीद नहीं पाते थे। अब रेटों की बढ़ने की वजह ये थी कि जब अक्सर फ्लड्स आते थे तो ये जो जितने भी फील्ड्स थे अनाज के उनको तबाह करते थे। फ्लड खासकर जब वॉलर लेक में पानी बढ़ जाता था तो उसकी वजह से जहलम में इंक्रीज़ होता था, ठीक है ना। डल लेक में इंक्रीज़ होने से फिर जहलम में इंक्रीज़, क्योंकि डल से आकर पानी वॉलर में ही जाएगा या डल से आकर जहलम में ही जाएगा। तो जो डल के आसपास, वॉलर के आसपास जितने भी लोग हुआ करते थे उनको इन चीज़ों की, इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, फ्लड सिचुएशन, जिसकी वजह से कारकोटा डायनेस्टी में अनाज की कीमतें बढ़ गई थी। तो अवंती वर्मन, क्योंकि कारकोटा के बाद उत्पालाज आए थे जिसकी फाउंडर अवंती वर्मन थे, तो अवंती वर्मन ने इस समस्या का एक हल ढूंढा कि उन्होंने ये देखा कि जहलम की जो गहराई है ज़्यादा नहीं है। जहलम में बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, जिन पत्थरों की वजह से पानी ज़्यादा उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाता था। पानी ओवरफ्लो अक्सर होकर जो है वादियों में मकानों को तबाह करते थे और इससे तबाही होती थी। फील्ड्स में जाते थे, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, तो उनके एक इंजीनियर हुआ करते जिसका नाम सुया था। सुया इंजीनियर हुआ, तो सुया को उन्होंने एक टास्क दिया था कि आप इस तरह की इंजीनियरिंग अपनी इस्तेमाल करिए कि फ्लड भी ना आए और लोगों का जो है नुकसान भी ना हो और इस चीज़ से हमें जो है फ़ायदा मिले। तो सुया ने दो काम किए। पहला काम, उन्होंने ये मशवरा दिया कि हम लोगों को एम्बैंकमेंट्स यानी दीवारें बनानी चाहिए जहलम के दोनों साइड। जो आप आज भी बंड देखते हैं ना, बंड, अक्सर अगर जहलम में जाएंगे आप को बंड मिलेंगे, बंड, तो वो बंड का काम अवंती वर्मन की सुया इंजीनियर ने करवाया। दूसरी बात, दियार गुल। दियार गुल से मतलब हो गया उन्होंने कुछ दियार यानी कुछ दिनार, पैसे दिरा में डाले, जिसकी वजह से लोग उन्हें लालच में आकर यहाँ से पत्थर बाहर निकाले उन दिनारों को हासिल करने के लिए। किन्होंने? सुया ने। हाँ, अवंती वर्मन के इंजीनियर सुया ने कुछ दिनार फेंकवाए जहलम में, इसलिए इसको दियार गुल कहते होंगे। तो जिसकी वजह से लोग आए, उन्होंने उन पत्थरों को बाहर निकाला, जिसकी वजह से जहलम को गहराई मिली। गहराई के साथ साथ जो लैंडस्लाइड हुआ करता था, मतलब अगर बहुत ज़्यादा पानी आया तो ज़मीन खिसकर जहलम में जाती थी, उसकी वजह से पानी और ऊपर आ जाता था। तो उन्होंने क्या किया, एम्बैंकमेंट यानी बंड बनवा दिए इस दोनों साइड में, जिसकी वजह से क्या हुआ गया, एक तो ये लैंडस्लाइडिंग बहुत हुई, दूसरी वजह से इस जहलम को गहराई मिली। जब भी फिर पानी ज़्यादा फ्लो में आता था तो जहलम उसको एब्जॉर्ब कर पाता था, जिसकी वजह से कोई फ्लड नहीं आया। जो पहले 50% अनाज की कीमतें बढ़ी थी, अब वो 70% कम हो गई, सिर्फ 30% अनाज। फिर इसका मतलब होगा अगर अनाज की केजी उत्पाला कारकोटा डायनेस्टी में 100 रुपया थी मिसाल के तौर पर, तो उत्पाला डायनेस्टी में सुया इंजीनियरिंग की वजह से उसकी कीमत 10 रुपया हुई। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे रेट्स गिरने लगे। तो अवंती वर्मन का बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें। तो सुया के नाम पे फिर सोपोर पड़ा। क्यों? क्योंकि सोपोर के इलाके को ज़्यादा फ्लड सिचुएशन का सामना करना पड़ता था। किसकी वजह से? मानसबल की वजह से। मानसबल में पानी ज़्यादा आता था, जिसकी वजह से पूरे ये मानसबल हजन का एरिया तबाह बर्बाद होता था। तो इसलिए सुयापुर का मतलब सोपोर होता था, इसी सुया इंजीनियर के नाम। आज की बारामूला की अगर बात करें तो एक गाँव जैसा मुझे महसूस होता है। तो इस हवाले से बताएं कि कहाँ कहाँ पे लगता है आपको कि डेवलपमेंट होना ज़रूरी है? देखिए, अगर बात करें, मतलब अगर हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना है, फिर बारामूला की वही ग्लोरी, या कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ग्रेटर बारामूला का जो प्रोजेक्ट है कुछ बहुत सालों से वो अगर देखा जाए बारामूला के तिजारती रास्ते अगर खोले जाएं, जिस तरह मैंने आपको कहा था इंडो या हाल ही रिसेंटली जो मुजफ्फराबाद ये वाया उड़ी से ही जो ट्रांसपोर्ट वगैरह, या उसमें भी कितनी चीज़ें हैं। उसमें आपने वही नमक, चीनी, ये सब बिजनेस किया यार। आप ट्रेड को एक्सपोर्ट करो, आप कारपेट्स, शॉल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, मेटल की इंडस्ट्री यहाँ पर बड़ी हुआ करती थी। मैं आपको भूल गया कहना, यहाँ पर लद्दाख से लाए जाते थे प्रीशियस मेटल्स। मैं आपको यहाँ पर इसको इंक्लूड करना चाहूँगा। प्रीशियस मेटल्स, ब्लू स्पायर लाया जाता था, जिसको मुगल इस्तेमाल करते थे अपनी ज्वेलरी को बनाने में। फिर उनको मुगल बादशाह, जिसकी एक ऑर्नामेंटल वैल्यू हुआ करती थी, वहाँ से लाते थे। और यहाँ में जो हकाक, यहाँ पर हकाक यानी ये जो है ना सोनार, उसको हकाक कहते थे
ठीक है ना। तो श्रीनगर में उनकी ज़्यादा दुकानें हुआ करती थी, तो वहाँ से ये प्रीशियस मेटल्स लाए जाते थे, मर्चेंट्स लाते थे, ये लद्दाख, चाइना, कोटान, काशगढ़, इन पहाड़ों से लाते थे। पहाड़ों से लाने के बाद यहाँ पर उनको ज्वेलरीज बनाई जाती थी, फिर उनको मुग़ल बादशाहों को या मुग़ल रॉयल्टी को बेचा जाता था। मेटल की अच्छी खास यहाँ पर बैरल्स गन बनाए जाते थे, खासकर डोगरा हुकूमत के दौरान। यहाँ पर बहुत सारे आपको अशमुकाम और बहुत जगहों पे आपको आयरन की माइनस मिलती है। अगर आप तो उसकी तारिक हसन खुमानी को देखते, उसका जो जोग्राफिकल वॉल्यूम है 3rd, उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे माइनों का जिक्र करते हो कि कश्मीर में बहुत सारे माइनस थी, खासकर लोहे के माइनस का जिक्र किया है, जिससे वो तलवार बनाते थे, बैरल्स बनाते थे, गन वगैरह, उसकी आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिमांड थी। तो इस तरह की आर्म्स एंड एम्यूनिशन आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। या मेटल की बहुत सारी डिमांड्स यहाँ पर हुआ करती थी, तो लोकली प्रोड्यूस किया जाता था, चाहे वो फिर बर्तन हो या यूटेंसिल्स हो, घर की ज़रूरियात की इस्तेमाल की चीज़ें हों, सब चीज़ों को यहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता था। आज आप नहीं देखेंगे ये सब कश्मीर में, कोई इंडस्ट्री नहीं है। कारपेट की इंडस्ट्री देखिए ज़्यादा बड़ी कश्मीर में नहीं है, शॉल इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, वुलन इंडस्ट्री ज़्यादा बड़े पैमाने पे जिस तरह हुआ करती थी। तो मेटल की इंडस्ट्रीज़ बड़ी नहीं है यहाँ पर, शूज़ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं है। कश्मीर के शूज़ बहुत ही फेमस थे। यहाँ पर कश्मीर की जो खालें हुआ करती थी, ये लॉरेंस लिखते हैं कि इन खालों से ये घोड़ों के पट्टे बनाते थे और जूते बनाते थे, जो 3-3, 4-4 साल चलते थे और फिर उनको रीयूज़ करते थे। और यहाँ के जो बकरियाँ थी उनसे खालें खींचते थे, उनकी खालों से बनाए जाते थे क्या कहते हैं, घोड़ों के लिए जो है ना सैडल होता है, लाकम शोना, वो सारी चीज़ें इनके खालों से बनाए जाते थे। और जूते बनाए जाते जिनको फिर लद्दाख में बेचा जाता था यहाँ की खालों से। इसका जिक्र बर्नियर ने भी अपनी किताब में किया है। और कौन कौन से जो ट्रैवल लॉग्स या ट्रैवल राइटिंग्स जो है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे, खासकर जो पर्सन्स हमें भी देख रहे हैं या जो हिस्ट्री को जानना चाहते हैं? अगर आपको कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट के बारे में जाना है तो आपको आईन अकबरी को देखना चाहिए और अकबरनामा। उसमें आपको यहाँ का जो है मंजर मिलेगा कि कितनी खूबसूरत यहाँ पर संस्कृति थी हैंडीक्राफ्ट की। साथ साथ ट्रैवल आप में मूर क्राफ्ट को आप देखिए, लॉरेंस को देखिए, आप जो यहाँ का सेटलमेंट ऑफिसर भी था उसको देखिए, आप वैगनी को देखिए, जीटी वैगनी एक है जिसने अपना ट्रैवल जो था इंपॉर्टेंट ट्रैवलॉग्स है। आप अलबरूनी की भी किताब में थोड़ी बहुत झलक मिलती है। आप मूर क्राफ्ट की किताब देखेंगे, हाँ ना, विलियम मूर क्राफ्ट, उसमें भी मिलता है। साथ साथ बहुत सारे अकाउंट्स हैं। आप पादशाहनामा देखिए मुग़ल हिस्टोरियंस टाइम का, आप तुज़की जहांगीरी को देखिए। ऐसी किताबों का इन किताबों में हमें कश्मीर का अच्छा खासा जिक्र मिलता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी ये बातचीत सुनी। अस्सलाम वालेकुम।